हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्ज़ाम पास आ चुके हैं और हम कर रहे थे 25 मिनट सीरीज़। 25 मिनट सीरीज़ के अंदर हम क्लास 10th के जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं उन सब के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करें अंडर 25 मिनट या कहें हाफ आवर, कम से कम समय में। आज है हमारा डे 6 जहाँ पर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी हाईएस्ट वेटेज हैं हमारे चैप्टर्स उन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डे 6 में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स को। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से। देखो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टार्टिंग में ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन जनरली नहीं बोलते हैं। कई बार टीचर्स के मुंह से निकल जाता है। दैट डजेंट मीन कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इक्वेशन है, वो बस टंग ऑफ स्लिप होता है या क्वेश्चन करते करते हम कई बार इक्वेशन बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जो बना हुआ होता है हमारा वेरिएबल से और कांस्टेंट से। सेकेंड डेफिनेशन क्या है भाई, पॉलिनोमियल की क्या पहचान है, वेयर पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, एक्स के टर्म में इक्वेशन हो या वाई के टर्म में इक्वेशन हो, तो उसकी पावर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 2x² + 3x - 1, राइट। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। देखो हमें इसे हमने इक्वेशन की तरह जीरो नहीं लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि हम इसे इक्वेशन की तरह जीरो नहीं लिखते हैं। जबकि हम इसे कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा तो हम उसको px = इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर हम इसके आगे से y = px लिख देते हैं। जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो वहां से समझ जाएंगे। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 5x, x की पावर है हमारी कितनी, -1 + 2x। क्या 2 ये क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। तो नेगेटिव में इस तरीके से पावर हो तो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। अब पॉलिनोमियल को जब हम समझने के लिए जाते हैं कि हमारे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, तो उसे हम दो टर्म से समझ सकते हैं। दो टाइप से हम उसे समझ सकते हैं। एक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा है, डिग्री के टर्म्स में समझते हैं, और दूसरा समझते हैं हम कितने उसमें हमारे टर्म्स होंगे, उस उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, राइट। अब जैसे देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मींस जहां पर हमारी पावर, यहां पर देखो ये क्या है हमारे पास, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर जो हमारा वेरिएबल है इसकी हमने हाईएस्ट पावर चेक करी, इसकी हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, इसकी डिग्री है हमारी 1, तो इसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ये हमारी इसकी हाईएस्ट पावर देखो, वेरिएबल हमने फाइंड आउट किया और इस वेरिएबल की पावर है हमारी 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी हमारे पास ये क्या है, इसकी पावर अगर हमारे पास 3 हो जाए, वेरिएबल की पावर 3 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 लिखी हुई है, 3 भी है, तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उसे ही हम काउंट करेंगे। इसके टर्म पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सेकेंड होता है हमारा क्या, कितने उसमें हमारे टर्म्स हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखो आप, इसे आप क्या कह सकते हो, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा हमारा, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा एक ही टर्म है। अगर अब आप बोलोगे इसमें वेरिएबल कहाँ है, अगर हम क्या करें, अगर हम 7 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 × x की पावर 0, राइट। अब यहाँ पे देखो x की पावर 0, जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है कि वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम 7 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल हो गया, और ये वेरिएबल इसमें कितना है हमारा, वेरिएबल इसमें हम x हमने इसको मान लिया, लेकिन ये है हमारा मोनोमियल, राइट। ऐसे ही सेकेंड होता है हमारा टर्म्स के, अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पर हम टर्म्स देखते हैं, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दो टर्म है, ये भी हमारा बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, राइट। इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बोलें कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अगर देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर इन x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके लिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करके आंसर कितना आ जाए, हमारा जीरो आ जाए। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, 1 रख के आएगा नहीं, जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 रख दें और 1 रख के हमारा आंसर निकल के आ जाए कि 1 रख के ये पूरी की पूरी इक्वेशन अगर जीरो आ जाती है तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू x के जो हमारे जीरोज हैं वो क्या है, 1 है, राइट। अगर यहाँ पे 2 रख के ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि इसके जीरोज 1 एंड 2 निकल के आ गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे हमारा कौन सा होता है कि हम हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। जितनी हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज 2 निकल के आएंगे। अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यहाँ पे अगर इस तरीके से होता 2x प्लस 1 होता, राइट, देन उस केस में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते, 1 हो जाते, राइट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। दूसरा हम कैसे समझते हैं, जीरोज आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। अगर एक्स के टर्म में इक्वेशन है और हमसे जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बोला है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, देन उस केस में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार कट किया है, जितनी बार कट किया होगा वो हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो वही चीज यहाँ पे हमारी लिखी हुई है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से हमें लिखी हुई है, ज्यादातर हम इसी के साथ डील करते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोज हैं, देन उस केस में पहला रिलेशन जो यहाँ पे हमारा बनता है वो है सम ऑफ जीरोज, राइट, सम ऑफ जीरोज। और नेक्स्ट रिलेशनशिप है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो ये क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं हमारे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या मीनिंग है भाई, बी है यहाँ पर देखो जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ये है, और ए क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट, ठीक है। जब हम बुक में पढ़ते हैं, अभी तो हम एज ए शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बी की जगह पे बुक में हमारा क्या लिखा रहता है, यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्मूला लिखे रहते हैं ना, कि कोफिशिएंट ऑफ, इस तरीके से लिखे रहते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो ये कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट, राइट, ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², बस यही चीज है। अब देखो ये चीज जो बगल में लिखी हुई है इसको आप फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्या है ना, ये एनसीईआरटी की जो समरी होती है वहां पे इसको मेंशन किया रहता है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा और गामा, अगर हमारे पास एक ट्राइनोमियल हो तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, और सेकेंड वैल्यू इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ सकते हो, इससे क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी में तो कभी भी देखे नहीं जाते हैं। ओके, देन है हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से हम समझ लेंगे। देखो और बाकी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स यही है कि भाई जब भी क्वेश्चन आए तो देखो कि क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करो जैसे कि यहाँ पर है, और ग्राफ को प्रॉपरली बनाओ, और जो ये वैल्यूज होती है ना इसको आप साफ साफ लिख लिया करो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसके नीचे साफ साफ मेंशन करो कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, जैसे हम गिवन डेटा वगैरह लिखते हैं वैसे ही। तो ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1। इसका पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन, अब तक तो सारे के सारे बच्चों को आ ही क्या होगा। क्या लाइन पे मत जाना, इस तरीके से देखो अगर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ग्राफ में ड्रॉ करते हैं इसको। ओके, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, राइट, ये हमारी क्या है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस तरीके से सेंटर के कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे 0,0, बट
देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो चलो। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ध्यान दो हमें क्या दिया गया है, y इक्वल टू पी एक्स दिया है, हमें x इक्वल टू पी वाई नहीं दिया है। आर गिवन इन द फिगर्स बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स है ना, इस पी एक्स की जगह पे हमारा कोई पॉलिनोमियल होगा। देखो जिसे मैं पी एक्स की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से। ये पी एक्स है, वो कह रहा है कि पी एक्स की जगह पे इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के अंदर आपके 6-7 क्वेश्चन, उन सब में ग्राफ दिए गए हैं और आपको बताना है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। वेरी सिंपल है ना। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ, जितने भी ग्राफ हैं उनको चेक करो, अगर इस तरीके से एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। अगर यही ग्राफ इसको 3 बार इस तरीके से एक्सिस को कट कर देता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, 3 हो जाते। बस यही है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन है हमारा, तो उस पहले क्वेश्चन में क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स के केस में, राइट। लेकिन इसी ग्राफ में अगर पी एक्स इक्वल टू वाई होता, पी एक्स इक्वल टू वाई होता, तब हम कहते, पी एक्स इक्वल टू वाई होता तब हम कहते कि नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1, क्योंकि उस केस में हम y की वैल्यू चेक करते। ठीक है, समझे। चलो मैं एक ग्राफ से और समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर देखो इस तरीके से हमारे पास कोई ग्राफ है ना, और हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू पी एक्स, इस पी एक्स की जगह पे हमारी कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हम कहते हैं कि एक्स एक्स को जितनी बार कट कर रहा है उतने हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये है, देखो चेक करो, अगर मैं पूछूं यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, तो आपने ग्राफ देखा भाई x की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई है 3, कॉमा y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो ये 3,0 हो गया। यानी x की वैल्यू 3 के लिए हमें y कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इस x की वैल्यू 3 के लिए ये पी एक्स 0 हुआ, यानी y कितना मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। x की वैल्यू 3 के लिए ये y की वैल्यू पी एक्स इक्वल टू 0 निकल के आ रही है। तो ये है इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट। अगेन -1 के लिए y की वैल्यू 0 है, -6 के लिए y की वैल्यू 0 है, राइट। अगर मैं देखो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए पूछूं तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 1 और y इक्वल टू कितना है 1, तो x की 1 वैल्यू के लिए ये पी एक्स हमें 0 मिल रहा है, पी एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स हमें 0 मिला नहीं मिला, यानी y हमें 0 नहीं मिला, y हमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस जब हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि x की इन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। बस इतना ही है, जितनी बार कट करे एक्स एक्सिस को देख लेना वहां पे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना कि हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोला गया। जीरोस तो अब आप फाइंड आउट कर ही लोगे, कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। हमने देखा बीच में कौन सा टर्म है हमारा, -2x है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, एंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आएगा, वो कितना आएगा यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा 8 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना आएगा है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वायर आता है। अब इस 8 को यहाँ पे लिखो इस तरीके से, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, तो 8 के फैक्टर हमारे क्या निकल के आ गए 2 2 2। अब देखो हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम जब करेंगे तो किस तरीके से करते हैं कि हमें ऐसे इसको इस तरीके से इसके फैक्टर करने हैं, इस 2x के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2x आए और मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आए। तो हम क्या करते हैं, उन फैक्टर्स को निकालने के लिए हमने इस 8 के फैक्टर किए।
अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर मैं क्या करूँ, 2 2 जा 4 और यहाँ बच गया मेरा 2, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो मुझे मिडिल में क्या चाहिए, -2x और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8x²। तो मेरे फैक्टर्स देखो अब क्या बन रहे हैं, यहाँ से 4x और 2x। अब मुझे ये बताओ कि मुझे चाहिए क्या, -2x चाहिए, यानी मेरा माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि 4 इंटू 2 करेंगे तो हमें -8x² तो मिल जाएगा, लेकिन हमें बीच वाली वैल्यू माइनस में चाहिए, तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो हमें फैक्टर मिल गए -4x और 2x। तो अब हम मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, x² -4x + 2x और यहाँ पर हमारा -8 आ गया। फिर हमने इक्वल टू किया, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू करके क्या रहा, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम x को, तो यहाँ से x -4 इन दो टर्म में, और यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो x बचा और यहाँ पे बच गया हमारा -4। तो ये हो गया हमारा x + 2 और दूसरी वैल्यू हो गई हमारे पास x -4, राइट। तो अब हम इसे करेंगे बारी बारी से, इक्वेट करेंगे हम 0 के बराबर। तो x + 2 अगर हम 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, -2, राइट। ऐसी सेकंड टर्म को अगर हम इक्वेट करेंगे x -4 = 0, देन ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी यहाँ से x = 4। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, ध्यान देना कि ये रूट्स नहीं है, ना ही ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का, ये नंबर ऑफ जीरोस हैं, यानी कि -2 के लिए और 4 के लिए ये इक्वेशन हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो हमसे पहले उसने बोला कि फाइंड द जीरोस, हमें 2 जीरोस मिल गए हैं, -2 और 4। सेकंड में उसने हमसे पूछा है कि भैया इनके बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। रिलेशनशिप क्या थे हमारे, अल्फा प्लस बीटा। देखो अब मैंने यहाँ पे x लिखा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई अल्फा = -2 है और बीटा = मेरे पास 4 निकल के आया है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं वेरीफाई करूँगा तो कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। यानी कि LHS में -2 + 4 = -b/a। यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी -2, तो मैंने पहले माइनस लगाया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर b की जगह पे मैंने लिख दिया -2 अपॉन a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है भाई, वो है 1। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 - 2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, और राइट हैंड साइड पे माइनस इंटू माइनस करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 = 2, यानी कि LHS = RHS। तो जो रिलेशनशिप है वो हमारा प्रूफ हो गया, किसके लिए, जो सम ऑफ जीरोज है, जो सम ऑफ जीरोज है उसके लिए ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई LHS = RHS है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। फिर सेकंड में हम क्या वेरीफाई करेंगे, सेकंड में हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, क्योंकि हमारे पास दो रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कर दो, अल्फा की जगह पे -2, बीटा की जगह पे 4, c की जगह पे कांस्टेंट हमारा -8 है ना, c क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा -8 अपॉन a, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया हमारा -8, राइट हैंड साइड पे आ गया हमारा -8। अगेन जो सेकंड रिलेशनशिप है बिटवीन अल्फा एंड बीटा और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का, तो रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे निकल के आ गया कि ये वेरीफाई हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में और कोई कौन सा क्वेश्चन बनेगा, इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके आने के हाईएस्ट चांसेस है। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके, देखो सेकेंड क्वेश्चन भी सिंपल है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c। यहाँ पर देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में अगेन बच्चों को डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो हमें ax² दिया है, फिर उसके बाद bx तो है ही नहीं, तो भाई इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बस वैल्यू को थोड़ा सा इधर उधर भेज देना है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
6x² लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद इस -7x को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा -7x पहले आ गया, फिर मैंने लिख लिया -3। तो देखो ये क्या बन गया, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है हमारी। ये बन गया हमारा ax² प्लस ये हमारा बन गया bx, ये बन गया हमारा प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना पॉलिनोमियल की, इक्वल टू px। अब इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने बीच वाले के मिडिल टर्म के आपको क्या करने हैं, स्प्लिट करके फैक्टर करने हैं कि ऐड या सम करके कितना आए, ऐड या माइनस करके -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे 18 के फैक्टर कर दो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप फैक्टर करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 और 2 फैक्टर आ जाएंगे। और तो बस आप फिर उसके बाद जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरीके से आप इजीली जीरो फाइंड आउट कर दोगे। अब एग्जाम में होता क्या है कि बच्चे इसको सीख के जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c आपको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 4 एंड u को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास u प्लस 2 हो गया। अब हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 4u इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 0। सम ऑफ 0 मतलब पहला वाला जो हमारा 0 निकल के आ गया हुआ है 0। सेकेंड 0, इस u प्लस 2 को हमने इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल। तो जैसे ही हम इसे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, u प्लस 2 को 2 इधर जाके किसमें चला गया, माइनस में। तो दो जीरोज आ गए हमारे पास, 0 और -2। ठीक है, फिर अगेन फिर वही चीज करोगे आप, आपने वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इस साइड जो जीरोस निकल के आए हैं, पहला अल्फा है और ये बीटा है, और -b और a क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² यानी कि क्या हो जाएगा ये हमारा 4u² प्लस 8u प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो गया हमारा 4, b हो गया हमारा 8 और c हो गया हमारा 0। अब ये सारी की सारी वैल्यू को आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ से रखो और b और a की वैल्यू आप यहाँ से रखो, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। सिंपल, ओके। ऐसे ही सेम इसमें भी अगेन हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे t² -15 है, तो अगर मैं क्या करूँ, t² -15 को मैं इक्वेट कर दूं किसके, 0 के, तो यहाँ पे t² इक्वल टू 15, और जब ये यहाँ से मेरा स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √15। यानी अगेन हमें दो वैल्यू मिल गई हमारी, नंबर ऑफ जीरोज हमें 2 मिल गए, वो क्या हो गए, +15 और -15। सिंपल। फिर वही चीज यहाँ पे हमें अगेन वेरीफाई कर देना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको भी क्या करोगे, t² प्लस, यहाँ पे सेकेंड टर्म तो दिया ही नहीं गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 0.t, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -15। तो अब हमें सारी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई हमें 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डॉट हो जाएगा। यहाँ पे हमें b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, और यहाँ पे अगेन हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को हमने निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। बस यही दो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चे इसी में वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमसे बोला उसने कि फॉर्म करो, मतलब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बनाना है। हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली, मीनिंग जो ये पहला टर्म हमें दिया गया है ये सम ऑफ जीरोस है, सेकेंड टर्म हमें जो दिया गया है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमें कितना दिया गया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया गया है -1। हमसे पूछा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, वह हमारा px इक्वल टू, जनरली कई बार लोग kx भी लिख लेते हैं, बट मैं
के को नहीं लिखता हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो याद करने में। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होती है हमारी पॉलिनोमियल बनाने की इक्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं पॉलिनोमियल में, तो इसी में से एक क्वेश्चन आना मस्ट है कि आना ही आना है। ओके देन कहाँ गया ये पेन, कहाँ चली गई? इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहा। के लिखोगे तो के का मतलब बेसिकली एक कोफिशिएंट है, क्योंकि इसके आगे ए एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर 3x कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं के को अभी मेंशन नहीं किया, यानी मैं यहाँ पे 1 मान के चल रहा हूँ। माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया गया, ये पहली वाली वैल्यू जो यहाँ पे मैंने लिख ली है, तो ये 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया हमें, -1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में -1। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, -1। -1। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो यानी कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 एलसीएम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेके ये कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 1 इंटू 4 किया तो नोमिनेटर में भी 1 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 किया तो 4x स्क्वायर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये x हो गया और ये बच गया हमारे पास कितना, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, 1 इंटू 4 ऊपर भी 1 इंटू 4 किया तो हमारा इतना आ गया। राइट, अब ये इतना आ गया। अब मैं पी एक्स को इक्वेट कर देता हूँ किसके लिए, किसके बराबर, पी एक्स को अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूँ तो 4x इसको मैं 0 के इक्वेट कर दूंगा, तो ये वाली टर्म हमारी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इधर की तो ये 0 हो जाएगी। तो बचा हुआ टर्म हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई हमारी एक इक्वेशन बन गई। जो जो उसने बोला था कि बताओ हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाओ, तो हमने ये पॉलिनोमियल को हमने फॉर्म कर दिया। जनरली हमारा आंसर यहाँ पर भी सही माना जाता है। ओके, इस वाले टर्म तक भी हमारा जनरली आंसर माना जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन बच्चे कहाँ पर गलती करके आए हैं। एक बार बोर्ड की एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया था कि उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी थी, जहां पर उन्होंने ये क्या किया था कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया था। यहाँ पे ये फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये अल्फा प्लस बीटा है, फर्स्ट वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, सेकेंड वाली वैल्यू -1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा है। वहां पर उन्होंने ये दो वैल्यूज की जगह पे दो वैल्यूज दी थी और क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि ये जो वैल्यू दी गई है ये अल्फा है, यानी ये पहला रूट है और ये जो है ये दूसरा रूट है। ऑलराइट, अब आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो उस कंडीशन में आपको इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं माना था। यहाँ पे अल्फा की जगह पे आप 1/4 रखते और यहाँ पर आपको रखना था -1। तो इस तरीके से फिर ये सॉल्व होता। ठीक है, अभी हमें डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू दी है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि ये इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा है, या अल्फा इंटू बीटा है, या फिर ये केवल अल्फा है या ये केवल बीटा है। तो इस चीज का हमें एग्जाम में ध्यान रखना है। ऑलराइट, बाकी ये बचे हुए क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेना, क्योंकि बस इतने ही इसमें क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको भी देख लेना। ये मैंने यहाँ पे बता भी दिया, फिर भी एक एक बार देख लेना और ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार कर लेना। और ये स्क्वायर रूट को देखकर घबराना मत, बस आपने यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सीधा √2 आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 आ जाएगा। बस इतना ही है, आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। राइट, वही चीज हमें करनी थी। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हमारा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमने 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस कर लिया।